नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सी टेट के लिए, सी टेट DSSB KVS के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागोजी के हिंदी के प्रश्नों को। ये आपको SSC चंडीगढ़ में भी काम आएगा। आप एक बार इस पूरी वीडियो को देखिए, उसके बाद आप लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपको प्रश्न कैसे लगे और आपको समझ में आया कि नहीं। तो पहला प्रश्न है, यदि एक छात्र वर्षा को वर्षा, आशीर्वाद को आशीर्वाद एवं क्रिया को क्रिया लिखता है तो इसका अभिप्राय है। छात्र को लिपि का अपूर्ण ज्ञान है, अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी अशुद्ध है, छात्र की भाषा पर क्षेत्रीय प्रभाव है, शीघ्रता एवं असावधानी के कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। क्या कारण हो सकता है उसके इस प्रकार लिखावट में विकृति आने का? तो इसका सही जवाब है, छात्र को लिपि का अपूर्ण ज्ञान है, उसे लिखने की तरीके का ज्ञान नहीं है, उसे अभी ये चीज़ नहीं पता है कि मात्रा कहाँ लगानी है और किस प्रकार से किस लिपि का कैसे प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? नहीं पे जरूर गोला करिएगा। सी टेट अब ऑनलाइन हो गया है तो इससे घबराना नहीं है। आप अगर क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा तब। आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिनको सी टेट क्लियर करना है उनको क्वेश्चन देखते रहना चाहिए। क्वेश्चन जितने ज़्यादा देखेंगे उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है? छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, सद्वृत्तियों का विकास करना, शुद्ध एवं स्पष्ट अक्षरों और मौखिक और लिखित अभिव्यंजना की क्षमता विकसित करना, अलंकारिक भाव पल्लवन की क्षमता उत्पन्न करना। इसमें कौन सा अनिवार्यतः नहीं है ये बताना है आपको। तो अलंकारिक भाव और पल्लवन की क्षमता उत्पन्न करना, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, उसमें भाषा शिक्षण करना है आपको, तो आप उसमें अलंकार तो नहीं पढ़ाएंगे कि उसको एकदम उसमें महारत हासिल करना नहीं सिखाना है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पहले भाषा का ज्ञान सुबोपली सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना सीखना होता है। उसके बाद ही जो है उनको आगे के अलंकार और जो है जो भी छंद वो सब होते हैं, व्याकरण वाले पार्ट, तब उनको बताए जाते हैं। पहले तो उनको सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ही सिखाया जाता है। नेक्स्ट है, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन एवं सीमा की जांच सर्वोत्तम तरीके से संभव है केवल लिखित परीक्षाओं द्वारा, मूल्यांकन द्वारा, छात्रों की डायरी पर दी गई टिप्पणियों से, शिक्षक की निजी डायरी से। छात्रों के व्यवहार परिवर्तन एवं सीमा की जांच, छात्र पढ़ने आए हमारे पास तो उनके अंदर क्या परिवर्तन हुए हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? उनसे लिखित परीक्षाएं कराकर या उनका मूल्यांकन करके, मतलब उनसे बुलवा के उनका ओरली टेस्ट लेके या लिखित टेस्ट लेके। छात्रों की डायरी पर दी गई टिप्पणियाँ, छोटे बच्चों को एक डायरी दी जाती है जिसमें उनके डेली रूटीन के कार्य लिखे होते हैं, जिनसे देखकर हम ये पता लगा लेंगे क्या कि उनके व्यवहार में अच्छी तरीके से परिवर्तन हुआ है कि नहीं। या शिक्षक की निजी डायरी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हम मूल्यांकन करके बच्चों के बारे में पता लगा सकते हैं, हम जांच सकते हैं अगर उनको पढ़ना हमने सिखाया है, उनको आया कि नहीं आया का मतलब ये हुआ कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं। उनको पहले पढ़ने नहीं आता था, हमने सिखाया उनको पढ़ना, अगर उनको आ गया है तो वो अलग तरीके से वो हमें पढ़ के सुना पा रहे हैं कि नहीं, ये हम मूल्यांकन के द्वारा ही पता कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट है,
प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक हैं? कविता पाठ एवं अंताक्षरी प्रतियोगिता, सस्वर वाचन एवं अनुलिपि, भूमिका निर्वाह एवं अनुसरण विधि एवं ध्वनि साम्य विधि। इसमें प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास कैसे किए जाते हैं? जो प्राथमिक स्तर पर बोलना, सही तरीके से बोलना, क्योंकि जब तक बच्चा भले कितना ही सुने, लेकिन जब तक वो खुद से बोलेगा नहीं, रिपीट नहीं करेगा, तब तक वो खुद बोलना नहीं सीख सकता। तो ये कविता एवं पाठ एवं अंताक्षरी प्रतियोगिता, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनको हम खिलाएंगे तभी वो समझ पाएंगे कि हाँ कैसे सीखना है। अगर उनको हम बस किताबी ज्ञान से रटवाएंगे, सस्वर वाचन मतलब हमने जो बोला वही उनको बोलने के लिए बोल देंगे, या कोई भी क्रिया की गई है उसका अनुकरण करने या अनुसरण करने के लिए बोल देंगे, तो इससे नहीं होगा। उनको उसमें इंक्लूड करके ही काम को कराया जा सकता है, तभी वो सीखेंगे। तो ये है कविता एवं अंताक्षरी, उनमें प्रतियोगिता कराएंगे जिससे वो अपने आप की जो बातें हैं वो अभिव्यक्त करेंगे, सामने लाएंगे। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण को सुरुचिकर एवं हृदयग्राही बनाने के लिए आवश्यक है कक्षा को विभिन्न प्रकार के सूक्ति वचनों से सुसज्जित किया जाए। कक्षा में सुंदर चित्रों से संपन्न कविताएं दीवारों पर अंकित हो। कक्षा में विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग हो। शिक्षण कार्य केवल खेल पद्धति से ही किया जाए। ये है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण को रुचिकर। किस प्रकार से ऐसा बनाए? हृदयग्राही, मतलब वो बच्चों को रोचक लगे, वो हृदय से ग्रहण करें, न कि किसी दबाव में। कक्षा को विभिन्न प्रकार से सज्जित करने से बस वहाँ का माहौल बदलेगा, वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कविता दीवारों पर अंकित होगी जरूर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कक्षा में विभिन्न प्रकार के दृश्य और श्रव्य सामग्री सबसे उपयुक्त माने गए हैं, तो कक्षा में दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे। दृश्य और श्रव्य सामग्री वो होती है जिसमें बच्चे देखते भी हैं और सुनते भी हैं, मतलब वहाँ पे जैसे नाटक हो गया या टेलीविज़न हो गया या कोई वीडियो हो गई जिसको चला दिया गया, जिससे बच्चों ने देखा और सीखा, वो दृश्य और श्रव्य सामग्री होती हैं, तो उनसे बच्चा ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रहण करता है। नेक्स्ट है अभिव्यंजनात्मक कौशल में शामिल है मौखिक अभिव्यक्ति एवं लेखन, श्रवण एवं पठन, पठन एवं लेखन, मौखिक अभिव्यक्ति एवं श्रवण। अभिव्यंजनात्मक कौशल क्या है? ये पूछ रहे हैं आपसे कि अभिव्यंजनात्मक कौशल क्या है, तो ये है मौखिक अभिव्यक्ति एवं लेखन। अभिव्यंजनात्मक का मतलब ये होता है अपने आप को व्यक्त करना। तो आप मौखिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं और लिखित रूप से कर सकते हैं। सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आप ये ग्रहण करेंगे, ये ग्रहणात्मक हो जाएगा। पठन और लेखन, लेखन से आप जरूर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन पठन से आप ग्रहण ही करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति एवं श्रवण, सुनने से भी आप चीज़ों को ग्रहण करते हैं, लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति एवं लेखन से आप अपने मन की बातों को अभिव्यंजन मतलब व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय कक्षा में पढ़ने वाली प्रिया अक्सर क्षमा को क्षमा तथा बीमार को बीमार उच्चारित करती है। इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रा को अक्षर एवं मात्रा फिर से पहचान करवाएंगे। इनसे मिलते जुलते शब्दों को 10 बार लिखने के लिए देंगे। उसे गलत उच्चारण वाले शब्दों के कम से कम उपयोग करने के लिए कहेंगे। छात्रा से प्रतिदिन नियमित रूप से इन शब्दों का उच्चारण तब तक करवाएंगे जब तक उसमें सुधार न हो। दूसरी कक्षा की बच्ची है, ये आपको ध्यान रखना है, बच्ची छोटी है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? उसको पहचान करवाएंगे तो वो पहचान नहीं पाएगी क्योंकि वो बहुत छोटी है। आप 10 बार लिखने के लिए दे देंगे, सेकेंड क्लास की बच्ची है, देखकर वो छाप जरूर देगी लेकिन वो समझ नहीं पाएगी। तो सही जवाब उसका ये है कि छात्रा से प्रतिदिन नियमित रूप से इन शब्दों का उच्चारण तब तक करवाएंगे जब तक
सुधर न जाए। बिल्कुल सही है, आप उनसे बुलवाएंगे, उनसे बार बार उन चीज़ों को बुलवाएंगे, रोज़ बुलवाएंगे तो उसकी हैबिट बन जाएगी और उसके जो टंग है, उसके लिप्स, उसके टीथ आपस में उन वर्डों को इतने अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे कि वो उनको बोलने में उसको दिक्कत नहीं होगी, वो अच्छी तरीके से उस चीज़ को बोल पाएगी। नेक्स्ट है, माधव मेधावी होने के बाद भी कक्षा में अचानक पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि परीक्षा से पूर्व उसे पुनरावृत्ति की आदत है। वो मानसिक रूप से अपने को इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं करवाता एवं मानसिक दबाव अनुभव करता है। उसे अभिव्यंजना कौशल का अभाव है, कक्षा में वह एकाग्र होकर नहीं बैठ पाता। तो जो एक अति एक अति उसको क्या कहते हैं, प्रखर बुद्धि का बच्चा है, और उसके बाद भी वो जो है उससे क्लास में अचानक कोई कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। आपने देखा होगा आजकल बहुत चलन है कि जो मीडिया वाले रिपोर्टर हैं वो ऐसे ही किसी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते हैं और सडनली किसी बच्चे को खड़ा करके उससे क्वेश्चन करने लगते हैं। बच्चा घबरा जाता है, नहीं बता पाता, वो कितना भी प्रतिभाशाली होता है लेकिन वो मानसिक रूप से अपने को इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं कर पाता, बल्कि मानसिक दबाव महसूस करता है। उसको लगता है अचानक से कौन आ गया। देखिए, जो भी है, जो ये हमारे समाज के चौथे स्तंभ माने गए हैं, जो मीडिया है, वो लोग जो है इतना गलत करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल या किसी भी ऐसे स्कूल को जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है उसको इतना बुरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सभी स्कूल उस तरीके से नहीं होते, कहीं पे लापरवाही हो रही है ये ठीक है, लेकिन ऐसे ही पहुंच के कहीं भी जाके इस तरीके का माहौल बना देना ताकि सब लोग उस चीज़ से कट जा रहे हैं। अब कोई ये बताना नहीं चाहता कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, क्योंकि ये मीडिया प्रभारी जो मुख्य संवाददाता है, जिनको हमारे देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। जबकि मेरा मानना ये है और मेरे प्रिय शिष्य, मेरे प्रिय गुरु जी का भी यही मानना है कि अब जो है शिक्षा का फोर्थ पिलर जो है शिक्षा को ही बनाना चाहिए। देश का फोर्थ पिलर ये प्रेस मीडिया नहीं रह गई है। इसलिए मेधावी छात्र भी जो है कभी कभी उत्तर देने में वो अपने आप को मानसिक दबाव महसूस करते हैं। आप ही सोचिए, कोई बाहर का ऐसे आया, आपसे सडनली कोई सवाल किया और आप जानते हुए भी उस चीज़ को नहीं बता पा रहे, उसी को मानसिक दबाव कहते हैं। वो कितना भी प्रखर और मेधावी बच्चा है फिर भी वो उत्तर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो मानसिक दबाव महसूस करता है। नेक्स्ट है, पाठ के आरंभ में शिक्षक द्वारा छात्रों से पूछे गए परीक्षक प्रश्नों का उद्देश्य होता है छात्रों के पूर्व ज्ञान से परिचित होना, छात्रों की बोध क्षमता को जांचना, छात्रों को नवीन ज्ञान से परिचित कराना, छात्रों के संयम का निवारण करना। पाठ के आरंभ में शिक्षक द्वारा क्या प्रश्न पूछना चाहिए? जब शुरुआती में ही जब अध्यापक मिलता है बच्चों से, पाठ स्टार्ट करना होता है, शुरू करना होता है, तो बच्चों से क्या पूछना चाहिए? तो उनके पूर्व ज्ञान से परिचित होना चाहिए। पहले ये नहीं है, पहले लेसन नहीं बता देना है, पहले बच्चों को उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है कि बच्चे यहाँ इस फील्ड का कितनी जानकारी है उनको, उसके बाद उनको पढ़ाना है। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको प्रश्नों में ही जवाब आपके मिल जाएंगे, और सीटेट को हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट एक बहुत अच्छा है। सीटेट पढ़ने में भी, सीटेट को जो भी क्वालिफाई किए हैं, 1,000 फॉर्म फीस होता है, लेकिन फिर भी उसमें इतना अच्छा साइकोलॉजी ये सब रहता है ना, पढ़ने में वो बहुत ही इंजॉय महसूस होता है। तो आप लोग मतलब पढ़ो उस चीज़ को। जब तक आप पढ़ोगे नहीं और सोचोगे कि बिना पढ़े कुछ हो जाए, हमारे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अगर टीचिंग का कोर्स किया और हमने समाज को सुधारने का एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, तो आप लोग पढ़ो। मैं तो कहती हूँ पढ़ा करो। जब एग्ज़ाम नहीं है फिर भी आप पढ़ो, चीज़ें देखो, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा ही। तो ठीक है, अच्छा अब हम प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं अपलोड भी बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, डाटा का प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी मैं क्लासें तो मैं लगातार लूँगी।
ठीक है, अभी हम प्रश्न देखते हैं। छोटे बच्चे अक्सर तार वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा से अभिप्राय है संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करना, तीव्र गति से बोलते हुए शब्दों को बीच में छोड़ देना, शब्दों का तोड़ मरोड़ कर बोलना, अस्पष्ट शब्दों को बोलना। क्या तार वाली भाषा से क्या मतलब है? पूछ रहा है कि तार वाली भाषा से आप लोग क्या समझते हैं? कि तार वाली भाषा संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करना तार वाली भाषा का अभिप्राय है। कि जो संक्षिप्त शब्दों मतलब कि क्या होता है ना कि एकदम बच्चे जो है ना वो अक्सर क्या करते हैं, बोलते रहते अचानक से उनका क्या होता है कि एकदम से वो एकदम संक्षिप्त शब्दों को, मैं आपको इसको कैसे डिफाइन करूँ, वो एकदम पढ़ते चले जाते हैं, एकदम लय में पढ़ते चले जाते हैं, कहते हैं ना लय में पढ़ते चले जाते हैं। उस प्रकार की भाषा के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भूमिका निर्वाह का उद्देश्य है छात्रों को विभिन्न अवसरों में अनुकूल आचरण करना एवं वार्तालाप करना सिखाना, उन्हें साहित्यिक सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, उन्हें वास्तविक जीवन हेतु तैयार करना, छात्रों को सार्वजनिक भाषण करने में झिझक से मुक्त करना। तो इसका सही जवाब प्राथमिक स्तर। भूमिका निर्वाह, क्या भूमिका निर्वाह से क्या मतलब है? तो इसका ये है कि छात्रों को सार्वजनिक भाषण करने से झिझक से मुक्त करना, सार्वजनिक रूप से बोलने। अभी आपने जो पहला वाला प्रश्न देखा था कि प्रखर बुद्धि का बच्चा होता है फिर भी वो कभी कभी सवालों का जवाब देने में झिझक महसूस करता है, लेकिन जब हम उनको प्राथमिक स्तर पे उनको भूमिका निर्वाह करवाना सिखा देंगे, उनको बता देंगे, तो वो अपने अंदर जो उनके अंदर जो झिझक थी वो समाप्त हो जाएगी और सार्वजनिक रूप से सबसे बात कर लेंगे। नेक्स्ट है, छात्रों के लिए कथा साहित्य का चुनाव करते समय किस प्रकार की कहानियों का चयन करना चाहिए? परियों एवं राजा रानी से संबंधित कहानियाँ, भय एवं आतंक से संबंधित कहानियाँ, साहसी आश्चर्यजनक खोजों एवं आदर्श से संबंधित कहानियाँ, मानसिक अंतर्द्वंद एवं समाज के संघर्ष से संबंधित कहानियाँ। छात्रों में कथा साहित्य का जब चुनाव करते हैं तो किस प्रकार से उनको कौन सी ज़्यादा रोचक लगेगी? छोटे बच्चे हैं, उनको परियों की कहानी, राजा रानी की कहानी, ये सब उनके लिए ज़्यादा रोचक रहेगी और वो उनसे सुनने में भी अच्छा महसूस करेंगे। देख रहे हैं आप, प्रश्न बहुत बड़े बड़े होते हैं। सीटेट के प्रश्न इसी प्रकार के आते हैं और भी जो डीएसएसबी केवीएस के भी आते हैं, इसी प्रकार के प्रश्नों का संग्रहण होता है। वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी आप उन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। प्राथमिक स्तर पर छात्र विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के होते हैं। भाषा शिक्षा में लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए उन्हें अधिक कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि छात्रों में शब्द ग्रहण की क्षमता तीव्र होती है। छात्र भाषा का लक्ष्य भाषा में अनुवाद कर उन्हें सरलता से समझ लेते हैं। उन्हें व्याकरणिक नियमों की समुचित जानकारी होती है। छोटे बच्चे कई भाषाएं एक साथ सीखने के लिए समर्थ होते हैं। तो क्या होता है कि वो विभिन्न अलग अलग सांस्कृतिक अलग अलग कल्चर से वो आए हुए रहते हैं, तो इसके लिए में से आए रहते हैं, तो उनके लिए ये ग्रहण करना बहुत वो रहता है कि वो सारे शब्दों को, अभी छोटे हैं क्योंकि ना, तो वो ग्रहण करने लगते हैं। शब्द क्षमता की शब्दों में शब्द ग्रहण की क्षमता, उनके छात्रों में शब्द ग्रहण की क्षमता तीव्र होती है। शुरुआत में बच्चे कितनी जल्दी सीखते हैं, आप जो भी बता दो वो बोलना सीख जाते हैं। तो नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्या है छात्रों का समान आयु वर्ग, छात्रों की भाषा योग्यता का असमान स्तर, छात्रों की रुचि में भिन्नता, छात्रों के माता पिता का निरक्षर होना। क्या क्या प्रमुख समस्या है? जो भाषा जो हम सिखाते हैं जो बच्चों का, क्या वो क्या उसमें समस्या आती है? तो समस्या है छात्रों की भाषा योग्यता का असमान स्तर होना। सभी बच्चे समान स्तर के नहीं होते, कोई तेज प्रखर बुद्धि का होता है तो कोई मंद बुद्धि का होता है, तो उनके जो असमानता होती है वही भाषा शिक्षण में समस्या आती है। तो हमारे प्रश्न यहाँ समाप्त हुए। आप लोगों को धन्यवाद।
कमेंट ज़रूर करिएगा प्रश्न कैसे लगे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कहीं कोई प्रश्न में कमी है या मुझ में कुछ पढ़ाने में कमी है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उसका निवारण ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों का।